Hello, welcome everyone in our maths chapter. Today we start with the mathematics part 2, standard 9. We'll start with the practice set 1.2. In previous lecture we have done up to 1.2, question number 1. So today we are going to start with the 1.2 practice set question number 2 से start करते हैं. What is given? Point M, it's given on the page number 7. Point M is a midpoint on the segment AB. एक segment दिया है AB. AB हमारा segment दिया है, उसमें midpoint दिया है हमारा M. क्लास 9 का मैथ्स का पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं. महाराष्ट्र मैथ्स की टेक्स्ट बुक के हिसाब से प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं. इट्स गिवन ऑन द पेज नंबर 7, जो हमारे पेज नंबर 7 पे दिया है. क्वेश्चन में दिया है कि ए बी इज़ अ, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि एम इज़ अ मिड पॉइंट है ऑफ द सेगमेंट ए बी. ये ए बी सेगमेंट दिया है, एम इट्स अ मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट है दैट मीन्स ए एम का डिस्टेंस और एम बी का डिस्टेंस सेम होता है. क्वेश्चन में बताया है कि ए बी मेजरमेंट, ए और बी का मेजरमेंट 8 है, ए और बी का डिस्टेंस 8 दिया है. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम. ए एम का लेंथ फाइंड करना है. से मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे ए बी का मेजरमेंट ही दिया है. ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन. ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. एडिशन पोस्टुलेट के हिसाब से हम करते हैं तो ए एम प्लस एम बी. ए एम इक्वल होता है एम बी से, और ए बी हमारा दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल होता है. ए एम प्लस यहाँ पे क्या होता है, ए एम इज इक्वल टू बी एम, दोनों इक्वल होता है. मिड पॉइंट थियरम के हिसाब से अगर मिड पॉइंट है तो दोनों सेगमेंट इक्वल हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ एम बी हम ए एम बी लिख सकते हैं, तो हम ए एम लिख देंगे. तो ए बी का मेजरमेंट 8 दिया है. ए एम क्या हो जाएगा 2 ए एम. ए एम की मेजरमेंट हमको ढूंढनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 है. इफ़ इट कम्स दिस साइड इट बिकम अ डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ए एम. देयरफॉर द लेंथ ऑफ ए एम विल बी, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर. Therefore, what we have to find? We have to find the AM. AM is equal to 4 सेंटीमीटर हो जाएगा. This is our answer. क्वेश्चन 1 और 2 का ये क्वेश्चन है, ज्योमेट्री है, तो हम एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे तो उससे हमें आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन में क्या दिया है. टेक अ स्नैपशॉट एंड राइट डाउन एंड स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. In our textbook, what is given? Point P is a midpoint of the segment CD. Segment दिया है CD. CD is a segment and the P is a midpoint. P is a midpoint. If CP it's given 2.5. CP का measurement 2.5 दिया हुआ है. We have to find the length of CD. CD find करना है. Again, P is a midpoint. P is a midpoint on CD. ये हम लिख देंगे, मिड पॉइंट दिया हुआ है, हमको CD फाइंड करना है. तो लेंथ
सी डी क्या होता है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ सी पी। सी पी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज अगर ये 2.5 है तो ये भी क्या हो जाता है 2.5, तो सी डी ऐसे भी कर सकते हैं 2.5 प्लस 2.5 5 हो जाएगा, अदरवाइज वी कैन 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो here 2 multiplied by CP it's given 2.5. If 2.5 is multiplied by 2 it will be a 5.0. Therefore length CD is equal to 5. This is our answer. Let's continue with the next question, fourth one. इफ़ ए बी इट्स 5 सेंटीमीटर, ए बी है हमारा 5 सेंटीमीटर है, बी पी 2 सेंटीमीटर, ए पी 3.4 सेंटीमीटर, वी हैव टू कंपेयर द सेगमेंट। 3 सेगमेंट दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर 5 दिया है, बी पी दिया है, बी पी दिया है 2 दिया है, सेंटीमीटर नहीं दिया तो हम यूनिट नहीं लिखेंगे। ए पी दिया है 3.4, ए पी दिया है 3.4, हमको कंपेयर करना है इसको। सबसे छोटा नंबर पहले क्या होता है 2, देन 3.4 एंड देन 5। इन 2 and 3.4 इज़ ग्रेटर एंड 3.4 and 5 इज़ ग्रेटर। ठीक है, उसके उल्टा करेंगे 5 इट्स ग्रेटर देन 3.4 एंड 3.4 इट्स ग्रेटर देन 2। यही चीज़ हम सेगमेंट में लिख देंगे। बी क्या होता है हमारा, बी पी है, बी पी इज़ लेस देन 3.4 मीन्स वॉट ए पी, एंड ए पी इज़ लेस देन ए बी। सेम थिंग्स पी दिया है 5 दिया है, 5 इट्स ग्रेटर तो ए बी लिख देंगे, ए बी इज़ ग्रेटर देन क्या दिया है 3.4 मीन्स ए पी लिख देंगे, एंड देन 2 व्हाट इज़ 2 इट्स बी पी, तो हम यहाँ पे बी पी लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमने कंपेयर कर दिया ग्रेटर देन में भी और स्मॉलर देन में। तो इस तरह से हम ग्रेटर देन लेस देन भी बता सकते हैं सेगमेंट की साइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ को रिकॉल कर देते हैं। ये चीज़ में हमें पता है कि क्या होता है, रे क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे डॉट दिया है और यहाँ पे एरो दे दिया है, यहाँ पे ए दिया है, ये बी है, तो ये रे का नाम क्या हो जाएगा ए बी। इसको हम लिखेंगे रे ए बी। अगर यहाँ पे दोनों साइड पे डॉट दिया है और उसका नाम ए बी है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सेगमेंट लिखेंगे, सेगमेंट ए बी। दोनों साइड पे डॉट है तो सेगमेंट लिख देंगे। एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों साइड पे एरो दिया है, यहाँ पे ए लिखा है बी लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे लाइन ए बी, लाइन ए बी लिख देंगे। लाइन ए बी क्या है, काफ़ी वास्ट कंसेप्ट है, ए बी काफ़ी वास्ट कंसेप्ट है, बड़ा सा कंसेप्ट है। उसके अंदर लाइन के अंदर ही सेगमेंट भी आ जाता है और लाइन के अंदर ही रे आ जाता है। काफ़ी वास्ट कंसेप्ट है, ठीक है, काफ़ी बड़ा सा कंसेप्ट होता है लाइन। यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक फिगर दिया है 1.2 के लिए, पेज नंबर 8 इन योर टेक्स्ट बुक। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको क्वेश्चन को देख के हमें आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन क्या दिए हैं, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफर्स टू द फिगर 1.13 की फिगर की हेल्प से हमें आंसर्स लिखने हैं। राइट द नेम ऑफ द रे अपोजिट, हमको अपोजिट रे का नाम लिखना है। राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ आरपी, आरपी की अपोजिट रे क्या है उसका नाम लिखना है। आरपी है, आरपी हमारा सेगमेंट हो जाता है, आरपी को और एक्सटेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आर क्यू। तो हमारा
तो यहाँ पे हमें सेगमेंट अपोजिट रे ऑफ आरपी हमारा डॉट है, उसको और एक्सटेंड कर देंगे तो रे क्या हो जाएगा, आरक्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ आरपी के अपोजिट क्या हो जाएगा, आरपी ये है, और उसके आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो हो जाएगा आरक्यू का अपोजिट हो जाएगा आर, हम लिखेंगे आरएस भी कह सकते हैं, आरटी भी कह सकते हैं। तो रे आरएस एंड रे आरटी, आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा रे आरएस रे आरटी। अगर हम RS जाते हैं, रे RS एक्सटेंड करते हैं तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा RP का। सिर्फ RP रे नहीं हो सकता है क्योंकि वो एक्सटेंड होकर क्यू की तरफ जाता है, अपोजिट है तो हमें पीछे जाना है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। RS भी रे हो सकती है, RT भी रे हो सकती है। राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ PQ एंड RP। सिर्फ PQ ये है हमारा रे है, तो हमारा रे क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। और RP तो RP भी एक्सटेंड होके कहाँ पे हो जाएगा, RQ हो जाएगा। तो इसमें इंटरसेक्शन क्या होगा, RQ हम जा रहे हैं और PQ जा रहे हैं, तो कॉमन क्या आ रहा है, PQ। तो PQ हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, रे PQ लिख देंगे। सेकंड का आंसर आ जाएगा रे, सेकंड का आंसर आ जाएगा रे PQ। हमें फिगर को ऑब्जर्व करना है, उसकी हेल्प से आंसर ढूंढने हैं। राइट द यूनियन मीन्स ऐड करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट द यूनियन सेट ऑफ PQ एंड रे QR। यूनियन करेंगे मीन्स प्लस करना है, ऐड कर देंगे। PQ है, PQ रे है, उसको ऐड करेंगे, और QR है, उसको ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, PQ को ऐड कर दिए और QR को ऐड कर देंगे तो हमारी पूरी रे क्या बन जाएगी, RQ ही बन जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, क्या बन जाएगा, रे RQ। रे RQ बन जाएगा। क्वेश्चन 5 के आंसर है, स्टेट द रे। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट the ray of which the segment QR is a subset। QR ये QR सबसेट किसका है वो बताना है। स्टेट द रे ऑफ विच द सेगमेंट QR इज अ सबसेट। तो QR का सबसेट है वो हमें उसका छोटा सा पार्ट बताना है। QR का सबसेट QR खुद भी हो सकता है, PQ हो सकता है, अदरवाइज RP हो सकता है। द स्मॉलर पार्ट ऑफ इट, सबसेट क्या हो जाएगा, QR का सबसेट, ये QR सबसेट क्या होता है कि वो किसके अंदर आता है। अगर हम बड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं, हमें QR दिया है, Q और R दिया है, उसका बड़ा हिस्सा ले लेना है जिसके अंदर QR आना चाहिए। तो QR से थोड़ा एक नंबर एक्सटेंड कर देंगे तो SQ ले लिया मैंने। अगर मैंने SQ सेगमेंट रे ले लिया तो उसके अंदर QR आ जाएगा। अगर मैंने PQ ले लिया तो उसके अंदर भी RQ आ जाएगा। सो आई से द रे SQ एंड द रे PQ लिख लेंगे। क्या लिख देंगे, रे SQ। आंसर हो जाएगा रे SQ, रे PQ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है, राइट द पेयर ऑफ द अपोजिट रे विथ द कॉमन एंड पॉइंट इज R। R है, R से हमें अपोजिट रे लिखना है जिसमें कॉमन पॉइंट R होना चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे, RP भी लिख सकते हैं, R और P राइट हैंड साइड जाएगा, R और S लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, RQ भी लिख सकते हैं और RT भी लिख सकते हैं। R को हम कॉमन पॉइंट रख देंगे, तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा, फिफ्थ के लिए R को कॉमन रखे, हमें उसके अपोजिट रे लिखना है, RP एंड
आर पी ए का अपोजिट रे है, आर पी की अपोजिट रे क्या हो जाती है हमारी एस आर हो जाएगी। और एक पैर बतानी है तो आर क्यू बन जाएगा, आर क्यू की अपोजिट रे हो जाएगी पी आर। तो ये दो पैर है जो अपोजिट रे फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या दिया है हमारे टेक्स्ट बुक में, राइट एनी टू रे विद द कॉमन एंड पॉइंट इज एस। हमें ऐसी रे बनानी है जिसका एंड पॉइंट जो एस है, जो एस से स्टार्ट होता है। तो बहुत सारी बना सकते हैं, एस आर बना सकते हैं, एस पी बना सकते हैं, एस क्यू बना सकते हैं, एस टी बना सकते हैं। एस को लेके हमें क्या बनाना है, कॉमन हमको रे बनानी है। रे बनानी है तो रे का नाम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एस से कॉमन पॉइंट एस लेके क्या बन जाएगी, रे एस आर, रे एस टी, रे एस पी, रे एस क्यू। ये सारी रे बन जाएगी। 7th क्वेश्चन क्या दिया है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर, यहाँ पे दिया है राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी। एस और पी ये एक हमारा रे दिया हुआ है, एस पी हमारी रे दी है, एंड एस पी हमारा राइट हैंड साइड जा रहा है, एस टी जा रहा है। अगर उसको इंटरसेक्शन मीन्स कहाँ पे जाके कॉमन चीज़ क्या आती है, वंस रे इज़ गोइंग टूवर्ड्स द राइट, वन रे इज़ गोइंग टूवर्ड्स द लेफ्ट। So if we have to find the common thing, so we can find that the common thing is a point S। इसमें सिर्फ common thing हमारा point S है, तो हम लिख देंगे point S is a common intersection of the ray SP and ST। Next question is given in our textbook, page number 8, question number 6। Again here number scale is given, यहाँ पे number scale दिया है, उसकी हेल्प से हमें यहाँ पे कुछ आंसर्स बताने हैं। आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द फिगर 1.14। 1.14 को देख के हमें आंसर लिखने हैं। से व्हाट क्वेश्चन इट्स गिवन हियर, ये नंबर स्केल दिया है, पॉजिटिव नंबर्स भी दिए हैं, नेगेटिव नंबर्स भी दिए हैं। स्टेट द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी। पी से इक्वी डिस्टेंस पे है, बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, वो पॉइंट के नाम लिखने हैं। देखो बी से मुझे इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट क्या है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट्स टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड 2 पॉइंट्स टूवर्ड्स द राइट में जाएंगे तो हम, ये बी है, यहाँ से मैंने 1 and 2 पॉइंट्स टूवर्ड्स द राइट गए। थर्ड आई विल फाइंड द सी, एंड इफ़ आई टेक 2 steps टूवर्ड्स द लेफ्ट आई विल फाइंड द पॉइंट ए। सो BA and BC are the equal distance from the point B. A and C are the equal distance. If I go 2 steps ahead towards the right after the C के बाद और 2 steps जाएंगे तो D आ जाएगा। B से और 2 steps आगे चले जाएंगे तो P आ जाएगा। तो B से equal distance पे क्या है, the C is equal distance from the B and A is a equal distance from the B। फ्रॉम बी से इक्वल डिस्टेंस पे डी है, बी से इक्वल डिस्टेंस पे पी है। हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बी। तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बी से क्या हो जाएगा, ए बी। 6 का फर्स्ट का सोल्यूशन है, बी ए इज इक्वल टू बी सी, इक्वल डिस्टेंस पे है, एंड पी बी इज इक्वल टू बी डी। ओके, वी कैन ऑल्सो सेज दैट ए एंड सी एंड बी एंड डी, पी एंड डी, सॉरी यहाँ पे पी लिख देंगे, पी एंड डी आर द पॉइंट्स equidistance from B। वो इक्वी डिस्टेंस पे है,
बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, राइट द पेयर ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट क्यू। क्यू है ये पॉइंट, उसे इक्वल डिस्टेंस पे क्या है, क्यू से इक्वल डिस्टेंस पे क्या है वो हमें देखना है। से 2 स्टेप्स टूवर्ड्स द राइट पी आ जाएगा, 2 स्टेप्स टूवर्ड्स द लेफ्ट आर हो जाएगा। सो पी एंड आर, द पॉइंट पी एंड आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द क्यू, point P and point R are equidistance, are at equidistance, वो equidistance पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस फाइंड करना है यू वी, डिस्टेंस पी सी, डिस्टेंस वी बी और डिस्टेंस यू एल का। डिस्टेंस यू वी फाइंड करना है, डिस्टेंस यू और वी का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर हमें डिस्टेंस यू और वी का फाइंड करना है तो हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यू पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वी पता होना चाहिए। नंबर स्केल से हमें पता चल जाएगा यू और वी का कोऑर्डिनेट क्या है। देखो यहाँ पे कुछ नंबर मिसिंग दिए हैं, 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 एंड 6। सिमिलरली हियर इट्स -1, -2, -3, -4, -5। तो u का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -5, v का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 5। तो u के कोऑर्डिनेट्स में हम लिख देंगे, u के कोऑर्डिनेट्स में लिख देंगे -5 है और v का कोऑर्डिनेट है 5। हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे क्या है हमारा -5 है और 5 है। 5 ग्रेटर नंबर होता है तो लार्जर नंबर में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे माइनस। स्मॉलर नंबर क्या है -5, तो यहाँ पे -5 कर देंगे। डिस्टेंस किसका फाइंड कर रहे हैं, यूवी का फाइंड कर रहे हैं। तो डिस्टेंस यूवी क्या हो जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ यू वी इज इक्वल टू 10, तो डिस्टेंस ऑफ यू वी 10 आ गया। विद द हेल्प ऑफ नंबर स्केल वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी सी ऑल्सो। तो हम यहाँ पे पी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो उसके लिए भी हमें कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए पी और सी के। तो क्या लिखेंगे हम, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। नंबर स्केल से हमें P और C के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। P के कोऑर्डिनेट्स -2 है, C के कोऑर्डिनेट्स 4 दिया है, तो P के लिखेंगे -2, C के 4 है, -2 है, 4 है, 4 इज़ द ग्रेटर नंबर। तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं पी सी का, तो लार्जर नंबर है 4 माइनस स्मॉलर नंबर क्या है -2, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो डिस्टेंस ऑफ पी सी हो जाएगा 6। हम लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ पी सी इज इक्वल टू 6। इसी तरह से तुमको और 2 क्वेश्चंस हैं, डिस्टेंस ए वी बी और डिस्टेंस यू एल, होमवर्क में सॉल्व करके बताना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे इंग्लिश के ग्रामर बेस्ड है। जो 1.3 एक्सरसाइज दी है वो हमारा थोड़ा सा ग्रामर बेस्ड है कि यहाँ पे इफ़ और देन लगा के स्टेटमेंट लगाना है। ये क्या हो जाता है, कंडीशन क्लॉज कहते हैं इसको, कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट कहते हैं।
कंडीशन होता है, इफ़ क्या होती है, कंडीशन हो गया, और देन क्या हो जाता है, रिज़ल्ट हो जाता है। कंडीशन दिया है, रिज़ल्ट देता है। टू पास इन एग्ज़ाम, टू पास इन एग्ज़ाम you should study। देखो एक क्वेश्चन दिया है, इसको हमें इफ़ और देन स्टेटमेंट में लगाना है। इफ़ क्या होता है, कंडीशन होती है, देन क्या होता है, रिजल्ट होता है। इफ़ यू वांट टू पास इन एग्ज़ाम देन यू शुड हैव टू स्टडी, तो यहाँ पे हम इफ़ लगा देंगे। इफ़ यू वांट टू पास इन एग्ज़ाम then you should study। without study you cannot pass in exam, तो this is the condition। if and then, अगर तुम पढ़ाई करोगे, अगर तुमको पास होना है तो तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होंगे। तो if and then होता है। if में एक कंडीशन होती है और then में एक रिज़ल्ट बताता है। ये कंडीशन अगर तुमने फुलफ़िल किया तो ही ये रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं तो तुमको ये रिज़ल्ट मिलेगा नहीं। इफ़ वाला जो पार्ट होता है, इफ़ के बाद जो हम लिखते हैं उसको इंसिडेंट कहते हैं, और देन के बाद जो स्टेटमेंट आता है उसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। इफ़ के बाद जो पार्ट हमने लिख दिया वो इंसिडेंट होती है, देन के बाद जो आ गया वो कॉन्सिक्वेंट आता है। अगर 1.3 एक्सरसाइज के हिसाब से बताएं हम, तो यहाँ पे क्या होता है, ज्योमेट्रिकली ये ज्योमेट्री वाले स्टेटमेंट होंगे, हमारे इंग्लिश ग्रामर वाले स्टेटमेंट नहीं होंगे। तो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस में क्या होती है, यहाँ पे हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर दी रहती है, ज्योमेट्रिकल फिगर की बात की रहेगी, और यहाँ पे क्या बताया रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई होगी, प्रॉपर्टीज़ बताई रहेगी। तो हमें क्या करना है, इफ़ वाले स्टेटमेंट में इफ़ लिख के ज्योमेट्री फिगर का जो नाम है वो लिखना है। अगर ये ज्योमेट्री फिगर है देन तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। और यहाँ पे कई बार क्या होता है, हमें कन्वर्ट्स आता है, ज्योमेट्री में कन्वर्ट्स आता है, कन्वर्ट्स ऑफ दिस। कन्वर्ट्स में क्या होता है, इफ़ और देन है, तो पहले इफ़ और देन का कन्वर्ट्स करना है। इफ़ और देन है तो देन वाला स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगा, बट लिखेंगे इफ़ लिख के देन का स्टेटमेंट लिखेंगे, और यहाँ पे देन लिख के इफ़ का स्टेटमेंट लिख देंगे, तो इसको कहते हैं कन्वर्ट्स। यहाँ पे पहले वो प्रॉपर्टी लिखना है, इफ़ लगा के प्रॉपर्टी लिख देंगे, देन लगा के वो ज्योमेट्री फिगर है, जो ज्योमेट्री नेम है वो लिख लेंगे। Let's see the example is given in the English geometry textbook 1.3। जनरली ये 1 या 2 मार्क्स के आते हैं, फिर भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट को किस तरह से इफ़ और देन के स्टेटमेंट में लिखना है। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ़ एंड देन फॉर्म। इफ़ और देन फॉर्म में लिखना है, इफ़ लगाना है, देन लगाना है। द अपोजिट एंगल ऑफ पैलोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। देखो हमारा ये क्या दिया है, पैलोग्राम। पैलोग्राम क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर का नाम है। इफ़ द क्वाड्रिलेटर इज़ पैलोग्राम, तो फिर सेकंड कंडीशन लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, पैलोग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटर है, तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ प्रैक्टिस सेट 1.3 टेक्स्ट बुक पेज नंबर सोल्यूशन इट्स 11 इट्स गिवन आंसर 1। हम कैसे लिखेंगे, इफ़ पैलोग्राम है ना, तो हम लिखेंगे इफ़ द क्वाड्रिलेटर इज़ द पैलोग्राम। इफ़, क्योंकि पैलोग्राम क्या होता है, क्वाड्रिलेटर है। इफ़ द क्वाड्रिलेटर इज़ अ पैलोग्राम, अगर हमारा क्वाड्रिलेटर पैलोग्राम है, देन वॉट एवर द remaining part of the statement that we write here, the opposite angles are congruent। अगर वो पैलोग्राम है then opposite sides are congruent, so उसकी opposite sides
कॉन्ग्रुएंस होती है। देन दी ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पहले फिगर का नाम लिख लेंगे, फिर उसकी देन लगा के कंडीशन में उसकी प्रॉपर्टीज लिख देंगे। सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। रेक्टेंगल क्या है, क्वाड्रिलेटर का नाम है। इफ द क्वाड्रिलेटर इज रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम पहले लिखेंगे इफ द क्वाड्रिलेटर इज अ रेक्टेंगल, if the quadrilateral is a rectangle then the diagonal are congruent। ये प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की। वन मोर क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस परपेंडिकुलर टू द बेस। तो यहाँ पे क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इफ द गिवन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस देन द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो वो उसके परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो हम क्या लिखेंगे, इफ द गिवन ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देन कंडीशन लिख देंगे, this segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base। ये हो जाएगा। सेकेंड वन में क्या बताया है, हमें यही चीज़ को कन्वर्ट्स करना है। कन्वर्ट्स में मैंने बताया कि हमें क्या करना है, पहले इफ़ लिख के देन वाला पार्ट लिखेंगे एंड देन लिख के इफ़ वाला स्टेटमेंट लिख देंगे। उसको सिर्फ रिवर्स प्रोसेस करना है। द अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय अ टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंस। तो अल्टरनेट एंगल आर फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल ये कंडीशन होती है। तो क्या लिखेंगे, इफ़ द अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय टू लाइंस एंड दैट ट्रांसवर्सल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज़ अ पैरेलल लाइन। तो अब इफ़ लिख के पहले हम ये वाला पैरेलल को छोड़ के इफ़ लिख देंगे, इफ़ द अल्टरनेट if the alternate angles formed by two lines and then transversal are congruent then it is a parallel line। जो मेन पार्ट है उसको लास्ट में लिख देंगे, उसकी प्रॉपर्टी है उसको पहले लिख देंगे। सेम विथ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन में इफ़ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट देन द लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम इंटीरियर
इंटीरियर एंगल नहीं लिखेंगे। इफ़ द पैर मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू, तो ये फिर ये इंटीरियर एंगल आ जाएगा। इंटीरियर एंगल बाद में लिखेंगे। इफ़ द पैर मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स एंड आर सप्लीमेंटली मेड, then the lines are parallel, and the lines are parallel, then it is a interior angle. If a pair of the angles, if the pair of angles made by a transversal of two lines are supplementary, and are parallel, then angles are interior angles. तो एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। वन मोर क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट्स। ठीक है, हमें यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं लिखना है, रेक्टेंगल को लास्ट में लिखेंगे। इफ़ द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स देन इट इज़ अ रेक्टेंगल। कई बार काफ़ी इजी स्टेटमेंट देते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देते नहीं हैं। सेकेंड के थर्ड सोल्यूशन है, इफ़ द डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज़ अ रेक्टेंगल। समझ में आया? यहाँ पे हमारा 1.3 एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है और ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। इसके नीचे कुछ हमारे प्रैक्टिस सेट के नीचे हमें प्रॉब्लम सेट दिया है, तो उसको तुम्हारे हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करना, और जो डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो आज के दिन यहाँ पे ख़त्म होता है लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।